यूडिटिरिया करेंट अफेयर का जो है हम लोगों का सार संग्रह यानी बिहार स्पेशल जो है चल रहा है बीपीएससी के लिए, स्पेशल बीपीएससी 70 के लिए। तो हम लोगों ने जो है ज़्यादातर चैप्टर जो है कवर कर लिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लिया। तो पहला चैप्टर बिहार सामान्य परिचय हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया, जो हमारा पहला टॉपिक था बिहार सामान्य परिचय। फिर उसके बाद हमने बिहार इतिहास को पढ़ा, जो प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, इन सभी टॉपिकों को हमने जो है कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर बिहार का भूगोल हमने पढ़ा। बिहार के भूगोल में हमने बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, बिहार का प्रवाह तंत्र, बिहार की मिट्टी, बिहार में वन एवं वन जीव और बिहार में आपदा प्रबंधन, इन सभी को हमने पढ़ा। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो 4th नंबर टॉपिक होने वाला है, कौन सा? बिहार की अर्थव्यवस्था। इन सभी को हम लोग कंप्लीट करने के बाद आपको जो है बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूथ कंपटीशन का, और साथ में इसमें भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको करवा दिया जाएगा। तो हमारा जो चौथा चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थ्योरी हम कवर करवा रहे हैं। तो 4th नंबर है बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन। तो हमारा 4th टॉपिक रहने वाला है। 4th टॉपिक में हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे कृषि पशुपालन से संबंधित प्रश्न, खनिज, बिहार की खनिज के बारे में, बिहार की ऊर्जा के बारे में, बिहार के उद्योग के बारे में और बिहार के परिवहन के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ में स्पीडी करेंट अफेयर और एडिटोरिया का करेंट अफेयर भी चल रहा है। तो 4th टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो क्या है मेरे भाई? 4th टॉपिक है बिहार की अर्थव्यवस्था, यानी हम लोग जो है इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा 4th टॉपिक नंबर है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक में है कृषि से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए बिहार जो है एक मैदानी राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? तो बिहार जो है एक मैदानी राज्य है, और बिहार का लगभग 96% जमीन जो है वो मैदानी है। हमने जो है बिहार के भूगोल में भी इसे कवर किया था कि बिहार का जो ज़मीन है, मतलब बिहार का जो लगभग 96% जो भूमि है वो कैसा है? तो भूभाग है। ठीक है, ज़मीन है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से जो 96% जो भूभाग है बिहार की, वो किस मिट्टी से है समृद्ध? तो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है, यानी जलोढ़ मृदा से संबंधित है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, और सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार की लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। यहाँ के जो कृषि हैं, यहाँ के जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो किस पे? तो यानी यहाँ के जो लोग हैं 70% लोग कृषि पर और सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 19.2% का योगदान है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीएसडीपी में 19.2% जो है योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र, तो देखिए कितने पर जो है कृषि क्षेत्र है। तो देखिए शुद्ध जो बुआई क्षेत्र है उस पर 54.2% होता है, और कुल अकृष्य भूमि पर जो है 45.8% होता है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि की सघनता की अगर हम बात करें तो सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर होता है, शुद्ध बुआई क्षेत्र
50.77 लाख हेक्टेयर होता है और सकल सिंचित क्षेत्र में 54.35 लाख हेक्टेयर होता है और फसल संघनता जो है यहाँ का 144% है। अब हम जानते हैं कि बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार के बारे में, कि जो बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले रबी फसल। तो रबी फसल जो होता है ये अक्टूबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि रबी फसल जो है इनमें से कौन कौन फसल जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो सीधा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सी फसल जो है रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण भी समझना है और कब बोई जाती है और कब काटी जाती है उसे भी समझना है। तो देखिए, रबी फसल जो होता है वो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ध्यान रखना है कि यह बोई कब जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो रबी है वो ठंड के मौसम में, जो ठंड का मौसम जब चढ़ता है बिहार में, तब जो ये फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में यानी ठंड के लास्ट में जब गर्मी शुरू होने लगती है तो इसे काट ली जाती है रबी फसल को। तो रबी ऐसी कौन सी फसल है जो ठंड में बोई जाती है, हम सभी जानते हैं कि गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, जौ हो गया, ये सभी जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। तो गेहूं, तो याद रखना है कि रबी को जो है बहुत ठंडा लगता है, ठीक है। ट्रिक से याद रखना है कि रबी नाम का एक लड़का है जिसे बहुत ठंडा लगता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है रबी और खरीफ में, ठीक है। तो रबी को बहुत ठंडा लगता है, तो कहने का मतलब है कि रबी फसल में वो फसलें आएंगी जो ठंडे में बोई जाती हैं और गर्मी से पहले जो है काट ली जाती है। तो अब हम सभी जानते हैं कि गेहूं जो है ठंड में बोई जाती है, चना को भी जो है ठंडों में बोई जाती है, सरसों जो है ठंडे में बोई जाती है, मटर को, आलू हो गया ठंडों जो है ठंडी में जो है बोई जाती है, ठीक है। और जौ इसके प्रमुख उदाहरण है और मार्च अप्रैल में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है खरीफ फसल, ठीक है। अब खरीफ फसल की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो खरीफ फसल जो है वह जून जुलाई माह में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। यानी जो खरीफ फसल है वो किस माह में बोई जाती है, तो जून और जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। जून और जुलाई का कोड कितना है, 6 और 7। तो याद रखना है कि साल का जो आधा महीना होता है यानी जून जुलाई, ठीक है। अगर 12 महीने का एक साल होता है तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 का कोड कितना होता है, जून और जुलाई, ठीक है, 7 का जुलाई। तो जून जुलाई में खरीफ फसल जो है बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में, यानी नवंबर दिसंबर में जो है इसे काट ली जाती है, यानी साल के अंत में जो इसे काट ली जाती है। और खरीफ फसल में उदाहरण आपसे पूछेगा कि कौन कौन खरीफ फसल का उदाहरण है, तो याद रखना है इसमें सीधी कि धान हो गया, ठीक है, इसे जून जुलाई में बोई जाती है, जो बरसात का मौसम भी बिहार में आने वाला रहता है, ठीक है। धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, गर्मी होता है उसमें धान की बहुत आवश्यकता होती है पानी की, तो खरीफ फसल जो है जून जुलाई का है, ठीक है। तो धान हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, इसके जो है प्रमुख उदाहरण है। तो खरीफ मकई जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। ऐसे जो मक्का होता है वो सालों मतलब बोई जाती है, लेकिन मक्का जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया और गन्ना हो गया, ये भी गन्ना भी खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। और धान जो हो गया वो भी खरीफ फसल का उदाहरण है। और छठ पूजा में जो है गन्ने का इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है कि पहले बोई जाएगी तब तो हम छठ पूजा में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो खरीफ फसल जो है, गन्ना जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण है खरीफ फसल के। अब जो हम जानते हैं जायद फसल के बारे में, ठीक है। जायद फसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यानी जो जायद है रबी फसल और खरीफ फसल के जो बीच में मंथली होता है उसके बीच में ये जो है फसल उपजाई जाती है। और यह जो है फसल को यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। अब देखिए, रबी फसल को जो है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो बच गया अप्रैल के बाद मई, ठीक है। तो मई महीना में ये बोई जाती है और जून जुलाई में, यानी जब खरीफ फसल को बोई जाती है उससे पहले ये काट ली जाती है जायद फसल को, ठीक है, काट ली जाती है। यानी 1-2 महीने में ये फसल जो है हो जाती है। तो देखिए, इस फसल कौन कौन सी फसल है, तो मक्का हो गया, मक्का हम बोले ना, मक्का हो गया, जूट हो गया, मड़ुआ हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, पत्तेदार सब्जी हो गया, ये सभी जो है जायद फसल के उदाहरण है। तो याद रखना है, जो मक्का तो जायद में भी आता है, खरीफ में भी आता है, ठीक है।
और जो जूट हो गया, मड़ुआ हो गया, ये 2 याद रखना है। बाकी जो तरबूज खाने वाले चीज़ है, लकड़ी है, ककड़ी है, सॉरी ककड़ी हो गया, ठीक है, इसको भी हम लोग जो है खाते हैं ताव से। मूंग हो गया, लोबिया हो गया, ये सभी जो है मतलब इनका समय जो है कम होता है, ठीक है, ये जो है आसानी से मतलब उग जाते हैं, ज़्यादा समय की डिमांड नहीं करते, तो ये सभी जो है जायद फसल की डिमांड है, और पत्तेदार सब्जी भी। तो हमने जो है बिहार के फसलों के बारे में समझा, आपको याद भी हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल, धान है, और दूसरी प्रमुख फसल जो है गेहूँ है। तो आपसे प्रश्न करेगा कि सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सी फसल उपजाई जाती है? तो भाई मेरे धान सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। धान को बोआ कब जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जून जुलाई, 12 का आधा 6-7 होता है ना, 6 होता है, तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और ये कौन सी फसल का उदाहरण है? तो ये जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। और गेहूं कौन सी फसल का उदाहरण है? तो गेहूं रबी फसल का उदाहरण है, क्योंकि इसे ठंड में, रबी को बहुत ठंड लगता है, तो याद रखना है। अब प्रमुख फसल के अंतर्गत हम जानते हैं कि प्रमुख फसल और उसके उत्पादक और उत्पादकता वाले जिले, ठीक है। बिहार के 38 जिलों में कुछ जिले हैं जहाँ जो है वहाँ पे प्रमुख रूप से स्पेशल खेती की जाती है, ठीक है, प्रमुख से वहाँ खेती होती है। जैसे में अगर हम चावल की बात करें तो चावल जो होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास जिले में होता है। ऐसे बिहार के सभी ज़िले में चावल की खेती होती है, गेहूं की होती है, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है? तो देखिए सर्वाधिक उत्पादन वाले ज़िले में रोहतास और सर्वाधिक उत्पादकता वाले ज़िले में पश्चिम चंपारण, ठीक है। गेहूं जो होता है, गेहूं की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक वाले ज़िले में रोहतास और सर्वाधिक उत्पादकता वाले ज़िले में बेगूसराय हो गया। मक्का जो हो गया कटिहार सर्वाधिक उत्पादक वाले ज़िले में और सर्वाधिक उत्पादकता वाले ज़िले में हो गया अररिया हो गया। और दलहन जो होता है सबसे उत्पादक वाले ज़िले में पटना और उत्पादकता वाले ज़िले में कौन हो गया? तो जहानाबाद हो गया, ठीक है। तो हमने सभी को देखा कौन कौन सा ज़िला जो है चावल, गेहूँ और मक्का का और दलहन का जो है उत्पादन ज़्यादा करता है। तो चावल में रोहतास करता है सबसे ज़्यादा, गेहूँ में रोहतास करता है, चावल और गेहूँ दोनों में रोहतास जिला करता है, ठीक है। मक्का में कटिहार करता है, मक्का में कौन करता है? कटिहार, ठीक है। और दलहन जो है पटना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल क्रमशः केला, आम तथा अमरूद हैं। यानी उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल कौन कौन से हैं जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? जैसे देखिए फल की अगर बात करें तो केला जो होता है 19.8 लाख टन होता है, और हाजीपुर जो जिला है वो केले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। आम का उत्पादन 15.5 लाख टन जो होता है बिहार में होता है, और अमरूद का उत्पादन 4.3 लाख टन होता है। तो बिहार के प्रमुख 3 फसल कौन कौन से हैं जिसका उत्पादन अच्छा होता है? तो केला, आम और अमरूद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। हम सभी जानते हैं कि जो मुजफ्फरपुर है वो लीची के लिए प्रसिद्ध है, और बिहार के कुल उत्पादन का 48% में होता है लीची उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण में होता है। आपसे पूछेगा कि गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना की खेती जो होता है पश्चिम चंपारण में, हमने बताया था आपको। मैप जरूर देख लीजिएगा, पहला क्लास आपको मैप से समझ में आएगा, ठीक है। सीधे दिमाग में कांटेक्ट करेगा कि भाई पश्चिम चंपारण कहाँ पे है। तो बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जो है पश्चिम चंपारण, यानी बिहार के कुल उत्पादन का 53% में होता है। तो बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण में होता है। यानी बिहार के कुल उत्पादन की बात करें तो कितना होता है? 53% होता है गन्ना। और लीची जो है बिहार के कुल उत्पादन का कितना होता है? 48% होता है। बिहार में आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा चाय जो होता है किशनगंज में होता है। किशनगंज जो है बॉर्डर होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो किशनगंज में ही होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्णिया से होता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से सबसे जैसे प्रसिद्ध में जैसे निर्दलीय जो है सांसद चुने गए हैं, कौन? पप्पू यादव जी, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ से होता है? पूर्णिया में होता है। तो जूट पूर्णिया में होता है, ठीक है। और चाय कहाँ होता है? किशनगंज में होता है, सबसे ज़्यादा याद रखना है। बिहार में 2020-21 में कुल खदान उत्पादन जो है कितना टन जो अनुमानित था? तो 17.952 लाख टन अनुमानित था। बिहार में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में 2016 से 17 से 2020-21 के दौरान जो है 2.1% की दर से क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको आप जो है डाटा को इग्नोर करके चलेगा। ये 2016-17 का और 2020-21 का दौरान डाटा है, ठीक है।
हम अपडेटेड में आपको बता देंगे, कमेंट में हम जो है पिन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग जो है कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो 6.6% जो उत्पादन करता है। तो याद रखना है कि बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो है लगभग 6.6% उत्पादन करता है। तो याद रखना है कि बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का याद रखना है डाटा 6.6% जो है उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को कितनी बार जो है कृषि क्रमक पुरस्कार मिला है, तो 2012 से जो है अब तक जो है मतलब 5 बार जो है कृषि क्रमक पुरस्कार जीत चुका है बिहार। नेक्स्ट हमारा है कब कब मिला है, तो 2012 में है चावल के लिए मिला था, 2012 से 13 के लिए गेहूं के लिए मिला था, 2015-16 में मक्का के लिए मिला था, 2016-17 में मक्का के लिए मिला था और 2017-18 में गेहूं के लिए मिला था। तो कितनी बार जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो 5 बार मिला है, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये अभी तक जो है टोटल 5 बार ही मिले, यानी अभी अगर 2024 के बाद भी 2024 तक जो हुआ है, यानी 2018 के बाद नहीं मिला है, ठीक है। तो ये 2024 तक डाटा याद रखना है कि बिहार को जो है 5 ही बार जो है अभी तक 5 ही बार है कुल, याद रखना है, ठीक है। इसको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण और क्रियान्वयन जो है किया गया था। प्रथम जो कृषि रोड मैप किया गया था 2018-12 में किया गया था, 2008 से 12 में किया गया था। जो दूसरा कृषि रोड मैप जो किया गया था वो 2012 से 17 में किया गया था, और तीसरा जो कृषि रोड मैप किया गया वो 2017 से 22 में किया गया था। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर जो है 2023 किया गया है, ठीक है। तो प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12, दूसरा जो था कृषि रोड मैप वो कब से कब था, तो दूसरा था याद रखना है कि 2012 से 2017, और तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2022। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है और इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा, और इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण और आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से जो है चौथा जो है कृषि रोड मैप भी शुरू कर दिया गया है, और इसका जो है कार्यकाल मतलब कब तक चलेगा, तो 31 मार्च 2028 तक चलने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो है अब देखते हैं सिंचाई से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन और तालाब एवं कुआं है। अब से सवाल करेगा एग्जामिनर कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है नहर है, नहर से सिंचाई होता है यहाँ, नलकूप से होता है, पाइन से होता है, तालाब से होता है और कुआं से होता है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64 पॉइंट हिस्सा जो है नलकूप द्वारा किया जाता है। लेकिन आपसे जब पूछेगा एग्जामिनर कि सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है इन सभी में से, तो सबसे ज़्यादा जो किया जाता है नलकूप से किया जाता है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है, नलकूप, यानी जो मोटर से हम लोग जो करते हैं तो उससे जो है सबसे ज़्यादा नलकूप से हम इसका जो है करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पशुपालन से संबंधित, ठीक है। तो हम पशुपालन से संबंधित भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है, ठीक है। बिहार जो है कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण क्या है कि बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या जो थी 365.4 लाख थी। यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितना था, तो 365.4 लाख था, ये याद रखना ये डाटा। वर्ष 2016-17 में 2020-21 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% दर से वृद्धि हुई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वर्ष 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति क्या था, तो देखिए दूध अगर हम बात करें तो 115.01 लाख टन था। अंडा उत्पादन में बिहार जो था 301.32 लाख करोड़, और मछली उत्पादन में 6.83 लाख टन, और मांस उत्पादन में जो है 3.85 लाख टन था। बिहार में अगर हम बात करें पशुओं में संख्या प्रतिशत और अग्रणी जिले की, तो सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे हैं, तो देखिए गाय और बैल में अगर हम बात करें तो गाय बैल
की संख्या 144 लाख है और 42.1% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है गाय और बैल, तो है पूर्णिया में आपको मिलेगा, जहाँ से पप्पू जी यादव जो है सांसद हैं, ठीक है। भैंस की अगर बात करें तो 77.20 लाख जो है भैंस की संख्या है और 21.2% है। और सबसे ज़्यादा भैंस जो मिलेगा मधुबनी जिले में मिलेगा। बकरी की अगर बात करें तो 128.2 लाख है और 30.5%, जो सभी पशुओं के 30.15% जो है बकरी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जिला कहाँ है, तो किस जिले में मिलेगा बकरी, तो अररिया में सबसे ज़्यादा बकरी को जनसंख्या मिलती है, ठीक है। और मुर्गी और बत्तख की बात करें तो मुर्गी और बत्तख की जो संख्या है 165.3 लाख है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ, कटिहार में आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है खनिज से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो खनिज को भी हम लोग देखने वाले हैं। पृथ्वी की भू प्रपट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज सबसे पहले हम किसे कहते हैं, तो देखिए पृथ्वी के जो भू प्रपट्टी है या भूगर्भ यानी जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या हम कहते हैं, खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक या अधात्विक में विभाजित किया जाता है, यानी इसे जो है खनिज को धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के आधार पर जो है मतलब भी विभाजित किया जाता है। और पहले तो बहुत था, लेकिन झारखंड अलग हो गया तो जो है बहुत निम्न हो गया है, ठीक है। तो बिहार में झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का जो है देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है। यानी बिहार से झारखंड के विभाजन के बाद, यानी बिहार से जब झारखंड 2001 में अलग हुआ, तो उसके बाद जो है 2000 में अलग हुआ, तब उसके बाद जो है बिहार में देश का लगभग 25% खनिज जो है पाया जाता है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है और विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। यानी बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग यानी 25% खनिज पाया जाता था। जब झारखंड जो था अलग हुआ नहीं था तब 25% पाया जाता था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गई तो मात्र कितना बच गया है, 2 से 3% ही यहाँ बिहार में खनिज हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, यानी सभी खनिज कहाँ चले गए, तो 21% से ऊपर जो खनिज हैं अब जो है झारखंड में उपस्थित हो गए, क्योंकि झारखंड अब अलग हो गया है। वर्तमान में बिहार में दक्षिण सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। यानी बिहार में जो दक्षिण सीमा है धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानें, उसमें जो है खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज में जैसे चूना पत्थर हो गया, पाइराइट हो गया, अबरक हो गया और मैग्नीज हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सभी जो है बिहार में प्रमुख खनिज हैं। तो चूना पत्थर, पाइराइट, अबरक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी और क्वार्ट्ज और बॉक्साइट इत्यादि जो हैं प्रमुख खनिज। अब हम देखते हैं बिहार में प्रमुख खनिज, याद रखना है चूना पत्थर, पाइराइट, अबरक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज और बॉक्साइट, यही सब आपको मिलेगा बिहार में, क्योंकि अब सब जितना द प्रमुख खनिज वो सभी झारखंड में हो गया, ठीक है। मतलब पहले से ही था, अब जो है अब पार्टीशन हो गया तब, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है खनिज, ठीक है, और उत्पादन जिले या क्षेत्र और जो है विशेषताएं हम देख लेते हैं, ठीक है। खनिज और उत्पादन जिले और विशेषताएं हम देख लेते हैं। खनिज है यहाँ पे, उत्पादन जिले या क्षेत्र और विशेषताएं को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए चूना पत्थर की अगर बात करें तो सबसे अधिक कहाँ होता है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जो है सबसे उत्पादक जिले या क्षेत्र में है रोहतास, ठीक है। रोहतास पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर निकलता है। यहाँ जो है रोहतास सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। सो रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए जो उपयोगी होता है, यानी चीनी उद्योग में जो शुद्धिकरण के लिए जो है चूना पत्थर का जो है इस्तेमाल किया जाता है और इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोग होता है चूना पत्थर। तो हमने चूना पत्थर का इस्तेमाल कहाँ होता है, एक तो सीमेंट उद्योग में होता है और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और इस्पात उद्योग के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है पाइराइट से संबंधित प्रश्न। तो देखिए पाइराइट क्या है, पाइराइट जो है सबसे अधिक होता है, मतलब पाइराइट जो होता है वो उत्पादक जिले या क्षेत्र है पाइराइट का है रोहतास, ठीक है। चूना पत्थर भी और पाइराइट भी रोहतास है, ठीक है। और रोहतास का क्या है कि भारत के कुल भंडार का जो है 95% जो है ना पाइराइट में बिहार ही है। भारत के कुल 95% बिहार में ही है पाइराइट, ठीक है। और यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। पाइराइट जो होता है क्या, गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसके उपयोग में उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम और शोधन आदि में होता है पाइराइट का उपयोग। यानी इसका जो उपयोग करते हैं हम उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग शोधन में इसका पाइराइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जानते हैं अबरक के बारे में, ठीक है। तो अबरक की अगर बारे में बात करें तो अबरक जो होता है नवादा में, गया में, जमुई में और मुंगेर में आपको मिलेगा। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अबरक जो है कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है। यानी
पूरे विश्व में सबसे अच्छा क्वालिटी का जो अभ्रक पाया जाता है वो बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, आप पॉल पे जो देखे होंगे काला काला, वो सब अभ्रक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत आदि में होता है इसका उपयोग, यानी अभ्रक का इस्तेमाल जो है कहाँ किया जाता है, तो विद्युत उपकरण बनाने में, क्योंकि ये कुचालक होता है इसलिए इसका उपयोग हम विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर, बांका और मुंगेर। ठीक है, और अभ्रक के लिए कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो नवादा, गया, जमुई और मुंगेर। ठीक है, और चीनी मिट्टी के लिए भी भागलपुर और बांका, मुंगेर इसके अंतर्गत आ ही जाता है। तो इसका उपयोग जो है चीनी मिट्टी का बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में करते हैं हम चीनी मिट्टी का। ठीक है, बिजली का जो खंभे पर लगा हुआ है काला प्लेट वो भी चीनी मिट्टी का होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वार्टजाइट क्या है, तो देखिए क्वार्टजाइट जो होता है मुंगेर में आपको देखने को मिलेगा, खड़गपुर की पहाड़ी पर, जमुई, गया। ठीक है, इसका उपयोग जो है भवन निर्माण सामग्री के रूप में जो है मुख्य रूप से होता है क्वार्टजाइट का। अब जानते हैं बक्साइट के बारे में। तो मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी है बक्साइट के लिए प्रसिद्ध, और बक्साइट एल्युमिनियम का एक्स होता है, और एल्युमिनियम का उपयोग जो है बहुत सारे रूप में है हम करते हैं। अब और कुछ खनिज देखते हैं, जैसे सोना के अगर हम देखें तो सोना जो होता है जमुई, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण में जो है सोना उत्पादक जिले में जमुई आता है सोना के उत्पादन में। ठीक है, जमुई में कहाँ, करमिटिया और कुछ मुंगेर का इलाका है, पश्चिम चंपारण का भी इलाका है। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है, और बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है कि जमुई में जो है सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है जमुई में। सोरा की अगर बात करें तो सोरा जो है सारण और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में जो है सोरा प्रसिद्ध है, वहाँ जो है प्रमुख रूप से उपलब्ध है। तो सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में हम सोरा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है वो प्रमुख रूप से जमुई, नवादा, गया में उपलब्ध है। ठीक है, इसका उपयोग जो है कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योगों में किया जाता है क्वार्ट्ज का। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम के लिए जो है गया और नवादा प्रसिद्ध है, यहाँ ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य होता है यूरेनियम। स्लेट है, स्लेट जो है मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी से। ठीक है, और इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में भी किया जाता है स्लेट का। नेक्स्ट है मैग्नीज। तो मैग्नीज की बात करें तो गया और मुंगेर है मैग्नीज के लिए, और मैग्नीज का उपयोग हम धातु निर्माण कार्य में किया जाता है, और मुख्य रूप से इसका उपयोग जो होता है इस्पात उद्योग में हम मैग्नीज का करते हैं। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो है प्रसिद्ध किसके लिए है, एस्बेस्टस जो है मुंगेर प्रसिद्ध है, और इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है, और एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। नेक्स्ट है गैलेना। गैलेना जो है ढाका, बांका, गैलेना जो है कहाँ प्रसिद्ध है, तो बांका में, और इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग और पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम जो है पश्चिम चंपारण में प्रसिद्ध और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम का। और प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो पूर्णिया और किशनगंज और कटिहार में जो है प्राकृतिक गैस में है उपलब्ध, और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। अब हम जानते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के बारे में तो देखिए बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वर्ष 2020-21 में 6400 कितना 22 मेगावाट। बिहार राज्य में जो अगर 2020-21 में अगर हम देखें डाटा के अनुसार तो कितना रहा था, तो 6422 मेगावाट रहा था उत्पादन। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में 2020-21 के अगर डाटा की बात करें तो प्रति व्यक्ति जो है 350 किलोवाट घंटा रहा है। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खपत जो है पटना है, गया है और मुजफ्फरपुर है। वर्तमान में भी ये डाटा में आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां कार्यरत हैं। कौन कौन सी कंपनी है, तो हम सभी जानते हैं कि एक तो उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और एक है जो है SBPDC, मतलब एक जो है साउथ बिहार है। ठीक है, तो SBP जो है DCL है वो है। ठीक है, तो साउथ बिहार है, उत्तर बिहार है। अगर हम बात करें बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील के, तो देखिए कौन कौन है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BACB, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC, और एक है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। ठीक है, तो 3 अभिकरण कार्यशील हैं बिहार में ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनमें से 74.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। तो 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें 74.3 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन होता है।
तो हम बात करें तो जल विद्युत परियोजना की और जिले की और उत्पादन और मेगावाट की, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्वी गंडक नहर से जो पश्चिम चंपारण में है वो 15 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। सोन पश्चिम नहर से रोहतास में है 6.6 मेगावाट उत्पादन होता है। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में पड़ता है जो 3.3 मेगावाट उत्पादन होता है। और कोसी जल विद्युत जो है सुपौल में पड़ता है जो 19.2 मेगावाट जो है उत्पादन होता है बिजली। अगनूर लघु जल विद्युत जो है वो कहाँ है, अरवल जिला में है, जहाँ 1 मेगावाट जो है उत्पादन होता है। और ढेलबाग लघु जल विद्युत जो है रोहतास में है 1 मेगावाट उत्पादन होता है। नसरीगंज जल विद्युत जो है रोहतास में 1 मेगावाट उत्पादन होता है। और त्रिवेणी नहर जो है पश्चिम चंपारण में है 3 मेगावाट उत्पादन होता है। जयनगरा लघु जल विद्युत जो है रोहतास में 1 मेगावाट है। सेबारी जल लघु जल विद्युत जो है रोहतास में 1 मेगावाट है। और सिरखंडी जल लघु विद्युत जो है रोहतास में 3.7 मेगावाट है। और अरवल लघु जल विद्युत जो है अरवल 0.5 मेगावाट है। और बेलसार लघु जल विद्युत जो है वो कहाँ है, अरवल में है, वो 1 मेगावाट है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए जो है क्या है, उत्तरदायी है। अब जानते हैं बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कि बिहार में कौन कौन से जो है ताप विद्युत केंद्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो है पटना बाढ़ में पड़ता है। बरौनी ताप विद्युत जो है बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर ताप जो है बक्सर चौसा में पड़ता है। और कांटी जो है विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में है, ठीक है। और ककवारा जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। और नबीनगर जो है ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो औरंगाबाद में है, ठीक है। तो कुल कितने हैं, तो कुल जो है 6 हैं ताप विद्युत केंद्र, हमने देख लिए 6 को। नेक्स्ट है कि बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगने की योजना है। यानी जो बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र है नवादा के रजौली में लगाने की भी योजना चली थी, शायद अब जो है कंप्लीट ही होने वाला है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 से 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य जो है हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। यानी हर घर बिजली, हर घर नल जल, ये सभी जो है लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, हम सभी जानते हैं 7 निश्चय योजना के तहत। अब देखिए उद्योग की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। उद्योग जो आता है वो किस क्षेत्र में आता है, दूसरे क्षेत्र में आता है। और इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या यहाँ क्या है, सीमित है, क्योंकि सारे उद्योग जो है कहाँ पे है, झारखंड में आपको मिलेंगे। बिहार के कृषि प्रधान राज्य है, यानी ऐसे उद्योग की बात करें तो अलग स्टेट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खनिज कहाँ चले गए तो झारखंड में चले गए। बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार जो है संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग कौन कौन से, उन सभी को हम जानते हैं। तो देखिए बिहार में जो था चीनी उद्योग था जो बहुत प्रसिद्ध था, चीनी उद्योग, ठीक है। तो बिहार का प्रथम चीनी उद्योग जो था 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया। तो बिहार में पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1904 में मढ़ौरा में 1904 में 1904 ईस्वी में मढ़ौरा यानी जो सारण जिले में पड़ता है वहाँ स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में अब जो है 21 चीनी मिल हैं, जिनमें से 10 चालू अवस्थित में और एक जो है बंद हो गए, ठीक है। तो टोटल 11 थे। एक बीटा में भी चीनी मिल था, वो भी बंद हो चुका है। तब जो है कुल कितने हैं, तो है 10 चालू मिल हैं। तो याद रखना है ये डाटा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन जो है 46.22 लाख क्विंटल है। यानी बिहार में जो है चीनी का उत्पादन कितना होता है, 46.22 लाख क्विंटल होता है चीनी का उत्पादन। अब हम बिहार में अगर बात करें दुग्ध उत्पादन में, यानी दूध जो है यहाँ कितना होता है, तो देखिए बिहार जो है कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य हम सभी जानते हैं और अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जो था 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री जो होता है 15.22 लाख लीटर रही है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा जूट उद्योग के बारे में भी। तो देखिए बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने, एक तो पूर्णिया में है, कटिहार में और दरभंगा में स्थित है। जूट के 3 बड़े कारखाने कहाँ कहाँ हैं, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में। पूर्णिया में मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है, यानी जो है वर्तमान में मतलब पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क भी स्थापित किया गया है। और बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जूट जो है उत्पादक राज्य है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जूट जो है पश्चिम बंगाल अग्रणी है, लेकिन दूसरा कौन बन गया है, तो बिहार ही है, ठीक है।
नेक्स्ट हम जानते हैं वस्त्र और रेशम उद्योग के बारे में कि बिहार में क्या है भाई वस्त्र और रेशम उद्योग के हाल। तो देखिए सूती वस्त्र बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में, इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में भी सूती वस्त्र के छोटे छोटे मिले हैं। यानी सूती वस्त्र के उद्योग कहाँ मिलेगा आपको? बिहार के फुलवारी शरीफ में मिल जाएगा, डुमरांव में मिलेगा, गया में भी मिलेगा, और इसके अतिरिक्त जो है छोटे छोटे मुंगेर में, भागलपुर में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में भी सूती वस्त्र के छोटे छोटे मिले हैं। बिहार में भागलपुर रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यानी जो भागलपुर है, तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि रेशम के लिए, रेशम वस्त्रों के लिए जो है बिहार का कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? तो है भागलपुर। ठीक है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। यानी बिहार में जो है 3 प्रकार के रेशम प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। एक तो मलबरी, तसर और अंडी, तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है बिहार में। अब हम जानते हैं कि रेशम 2020-21 में उत्पादन और क्षेत्र। ठीक है। तो आइए जानते हैं मलबरी जो रेशम है 2 टन होता है, 2020-21 में हुआ था, और सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया है। तसर की बात करें तो 47 टन हुआ था उत्पादन, बांका, मुंगेर, नवादा और कैमूर और जमुई जिला है। और अंडी की बात करें, अंडी ये सभी जो है ना, ये जो है क्या है, रेशम के मतलब टाइप है। रंडी का जो उत्पादन हुआ था 17 टन, मुजफ्फरपुर के बेगूसराय क्षेत्र। नेक्स्ट हम जानते हैं, अब हम जानते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। यानी जो है बिहार में आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। तो यहाँ सीमेंट उद्योग क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है चूना पत्थर अब अधिक मिलता है। ठीक है। और चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है हम सभी ने देखा। बिहार में डालमिया नगर और बंजारी रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। यानी जो डालमिया नगर है वो कहाँ में है? तो बिहार में ही है। और ठीक है, और बंजारी ये कहाँ है? रोहतास में सीमेंट उद्योग है। यानी डालमिया नगर और बंजारी जो है रोहतास जिले में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं। अब हम लोग आते हैं कृषि उत्पाद उद्योग। ठीक है। कृषि उत्पाद उद्योग के बारे में हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, हम सभी जानते हैं, और बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, एथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद जो है संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर और कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति भी दी गई है। यानी बिहार में कहाँ कहाँ किस किस जिले में जो है फूड पार्क स्थापित करने की जो है स्वीकृति मिली है? तो बक्सर, भागलपुर में, बक्सर में और कटिहार में। बिहार वर्तमान में देश खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान पर है, और सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर है, और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। तो सीधे आपसे प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा प्रश्न? तो देखिए बनेगा क्या कि देश में वर्तमान में जो है बिहार का कौन सा नंबर आता है खाद्य उत्पादन में? तो याद रखना है कि 7वां स्थान आता है खाने वाले में। ठीक है, खाद्य उत्पादन में। और सब्जी उत्पादन में जो है ना बिहार जो है 3रे नंबर पे आता है। ठीक है। और फल उत्पादन में जो है बिहार कितवें स्थान पर आता है? तो 6ठे स्थान पे आता है। तो ये तीनों जो है पॉइंट याद रखना है मेरे भाई। ठीक है। तो सब्जी उत्पादन में 3रे नंबर पे आता है, और फल उत्पादन में 6ठे नंबर पे आता है। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो खाद्य उत्पादन में 7वां, सब्जी उत्पादन में 3रा और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पे आता है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। यानी मखाना में की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर है मखाना में। ठीक है। मखाना में कितवें नंबर पर है? प्रथम नंबर पर है। और लीची की अगर हम बात करें तो लीची उत्पादन में बिहार भी पहले स्थान पर है। तो लीची और किसमें? मखाना में बिहार प्रथम स्थान पर है। और कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई है, और कृषि रोड मैप जो है 4 भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या टॉपिक? बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण। कौन कौन से उपकरण स्थापित है? तो हम देखते हैं कौन कौन से उपकरण स्थापित है। तो पहला उद्योग है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहाँ है? बरौनी में मिलेगा आपको। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो भी बरौनी में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या है? तो क्या है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कहाँ है? तो मोकामा में है। तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कंपनी लिमिटेड है, मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो बेला सारण में है। और अगर बात करें तो डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ है? तो मोढौरा सारण में ही है। और कैरेज रिपेयर रेल का वर्कशिप कहाँ है? तो कैरेज जो है रिपेयर रेल वर्कशिप हरनौत के नालंदा में है। तो आपको जो ये उद्योग आपको मालूम होना चाहिए। ये अभी जो है सेंट्रल है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित है। तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड बरौनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में ही। ठीक है। वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा। रेल विद्युत इंजन मधेपुरा में, बहुत प्रसिद्ध है ये मधेपुरा का
विद्युत इंजन कारखाना, और रेल पहिया जो कारखाना है वो बेला सारण में है, ठीक है, बेला सारण में। और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो है हरनौत नालंदा में है। अब हम जानते हैं बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम के बारे में, ठीक है। तो देखिए, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा, पटना में। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क जो है ना, स्पन सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। और बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है। और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? तो पटना में ही है। तो एक भागलपुर में है और एक फतुहा में है, तो वो भी पटना में ही आता है। तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना, और बिहार स्टेट स्पन जो है सिल्क है वो सिल्क लग गया तो भागलपुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बिहार में औद्योगिक इकाइयों क्षेत्र। बिहार में औद्योगिक इकाइयों क्षेत्र, तो देखिए, चमड़ा के लिए जो उत्पादन है प्रसिद्ध क्षेत्र है पटना और मुजफ्फरपुर, ठीक है। चीनी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण जिला। कागज़ के लिए जो प्रसिद्ध है समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा प्रसिद्ध है। रेशम के लिए जो प्रसिद्ध है वह है भागलपुर प्रसिद्ध है रेशम के लिए। सूती वस्त्र के लिए गया, पटना और सिवान, भागलपुर प्रसिद्ध है। औषधि के लिए जो है मुजफ्फरपुर और पटना प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए रोहतास प्रसिद्ध है। उर्वरक के लिए बरौनी और बेगूसराय, याद रखना है, ठीक है। और प्लाईवुड के लिए जो है हाजीपुर, पूर्णिया और पटना प्रसिद्ध है। और कलिंग के लिए जो है ओबरा औरंगाबाद प्रसिद्ध है। और तेल शोधक के लिए बरौनी और बेगूसराय प्रसिद्ध है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाडा की स्थापना 1974 में की गई थी। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो है पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में भी खोला गया था। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत जो है 74 औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति जो है 2016 बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा है परिवहन के बारे में हम संबंधित जो है प्रश्न देख लेते हैं। परिवहन से संबंधित प्रश्न तो आपको एक बार देखिएगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है, जितनी बार देखिएगा उतने आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक बार देखिए, फिर उसके बाद जो है 2x करके आप लोग देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिहार में परिवहन के साधन जो है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। यानी बिहार में अगर परिवहन की बात करें तो यहाँ जो है सड़क परिवहन का तो साधन सभी जगह है। यहाँ जो है रेल परिवहन का भी साधन है, वायु परिवहन का भी साधन है और जो है जल परिवहन का भी साधन है। अब आइए जानते हैं हम लोग सड़क परिवहन के बारे में, ठीक है। सड़क परिवहन के साधन के बारे में तो देखिए, यह यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क जो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है 5947.84 किलोमीटर अब बढ़ा होगा, ठीक है। प्रांतीय राजमार्ग जो है SH 3713.97 किलोमीटर है। और मुख्य जिला पथ MDR जो है 15,272.60 किलोमीटर है। तो उतना जो है शायद नहीं पूछे। ग्रामीण सड़कें जो है 120,530 किलोमीटर है, 503 किलोमीटर है, यानी 1,20,503 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 386 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में क्या है? तो तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार के क्षेत्रफल में कितना आता है? बिहार जो है देश में कितने आता है? तो 8वें स्थान पर आता है। तो ये जो है प्रश्न अच्छा है कि सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर बिहार जो है पूरे देश में कितवें नंबर पर आता है? तो 8वें नंबर पर आता है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार के देश में तो पक्की सड़कें के जो है निर्माण में बिहार जो है 10वें नंबर पर आता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार का कौन से जिला में है? तो पटना में है। कितना है? तो 506 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार के पटना में सबसे ज़्यादा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे कम लंबाई बिहार का किस जिला में है? तो शिवहर जिला में है। और NH कितना है? जो नेशनल हाईवे जो है कितना किलोमीटर है? तो मात्र जो है 22 किलोमीटर है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है रेल परिवहन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग निपटाते हैं। तो देखिए, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। तो याद रखना है कि बिहार में जो फर्स्ट टाइम कब रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो 1862 में। कहाँ से कहाँ? तो हावड़ा जो है पश्चिम बंगाल में और मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था।
बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है कितना है, तो 3794 किलोमीटर थी, जो भारत की कुल रेल मार्ग का जो है 5.6% है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान कैवां है, तो भारत में रेल परिवहन में जो है बिहार का स्थान जो है 8वां नंबर है। ठीक है, याद रखना है कि 8th पे आता है। बिहार के जो है कुल 4 रेल मंडल कौन कौन सा है, तो एक तो है देखिए सोनपुर मंडल है ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दानापुर मंडल ये भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, समस्तीपुर मंडल ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और कटिहार मंडल जो आता है वो NEFR के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत कटिहार मंडल आता है। बाकी जो है पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत सोनपुर, दानापुर और समस्तीपुर मंडल आता है। तो बिहार में कुल कितने रेलवे मंडल हैं, तो 4 रेलवे मंडल हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन जो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। यानी भारतीय रेलवे में टोटल 18 जोन है रेलवे जोन, जिसमें 18 रेलवे जोन में एक जोन कहाँ है, बिहार के हाजीपुर में भी है। और इस रेलवे जोन की स्थापना जो हुआ था ना 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था। तो हाजीपुर जो रेलवे जोन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया है, और इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबी मेट्रो पथ का निर्माण किया जाना है, और इसे 2 चरणों में यानी 2027 तक पूरा किया जाएगा। यानी जो पटना मेट्रो का जो निर्माण है वो कब पूरा होगा, तो 2027 तक जो है पूरा कर दिया जाएगा। कितना किलोमीटर लंबा जो है पहली बार चलेगा, तो 32.91 किलोमीटर, याद रखना है ये पॉइंट। अब हम देख लेते हैं वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत जो हुआ था 1960 में हुआ था। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हो गया था, 1960 में। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई, और इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना भी की गई थी। बिहार में स्थित हवाई अड्डे की अगर बात करें कौन कौन से जो है बिहार में हवाई अड्डे हैं, तो देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय लगा हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, और गया में है। दरभंगा हवाई अड्डा जो है दरभंगा में, ये घरेलू है। ठीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं मात्र बिहार में। ठीक है, गया और पटना वाला। जोगबनी हवाई अड्डा जो है जोगबनी अररिया, ये घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा जो है रक्सौल है पूर्वी चंपारण में, ये भी घरेलू है। और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा जो है मुजफ्फरपुर, ये भी घरेलू है। और चुनापुर हवाई अड्डा जो है पूर्णिया में है, ये जो है रक्षा वाला है। ठीक है, तो यानी टोटल 7 है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं। ठीक है, और जिसमें 4 जो है घरेलू है और 1 जो है रक्षा वाला है। अब हम जानते हैं जल परिवहन के बारे में। तो देखिए जल परिवहन जो है समुद्री एवं नदियों के माध्यम से होता है। अब जल के द्वारा माध्यम, यानी जल होगा तब ना माध्यम से होगा, तो जल परिवहन जो होता है समुद्र और नदियों के माध्यम से होता है। और बिहार एक भूमध्य राज्य है, और अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है, क्योंकि समुद्र अगल बगल में है ही नहीं। ठीक है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग जो है संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की अगर बात करें तो वो कहाँ से कहाँ है, तो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की लंबाई। ठीक है, इस जल मार्ग का एक बृहत भाग बिहार से होकर भी बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है, और पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना भी की गई है। बिहार में जो है 2 लघु जल मार्ग है। कौन कौन सा, एक तो बरारी घाट से महादेवपुर घाट, और एक है मोकामा से बरौनी। अगर आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क रेल एवं वायु परिवहन की सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व यहाँ जो है घटा है बिहार में। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बिहार में पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा जो है यहाँ तक सेशन समाप्त होता है। ठीक है, जय हिंद। अगर आपको पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे कंटेंट को हम लेकर इस पर आ रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।